जय हिंद, जय भारत, जय वाणी। मैं राजमकारी आप सबका हिंदी क्लास में स्वागत करता हूँ। आइए आज हम क्लास 12 बीकॉम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को देखेंगे, जिसमें आपका इकोनॉमिक्स की परिभाषाओं को हम इसी चैनल में अलग अलग वीडियो के अंतर्गत देखे हैं। आज हम अर्थशास्त्र के महत्व को देखेंगे। अर्थशास्त्र का महत्व किन किन क्षेत्रों में कैसे पड़ता है। सिग्निफिकेंस ऑफ द इकोनॉमिक्स। सिग्निफिकेंस ऑफ द इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र के महत्व को हम देखें। सबसे पहला महत्व मेरा होता है उपभोक्ता के लिए महत्व। सिग्निफिकेंस ऑफ द कस्टमर। उपभोक्ता को क्या महत्व होता है, हमें पता होता है। हर उपभोक्ता के पास साधन क्या होती है, सीमित होती है। साधन सीमित होता है और आवश्यकताएं क्या होती हैं, अनंत होती है। हर उपभोक्ता अपनी सीमित साधनों का प्रयोग किस प्रकार से करे कि उसकी हर आवश्यकता पूरी हो जाए, ठीक है। इस बात का अध्ययन अर्थशास्त्र के माध्यम से होता है। जैसे एग्जाम्पल को बताए थे, अगर मेरी इनकम 10,000 रुपये हो, इस 10,000 रुपये में हमें भोजन भी चाहिए, भोजन के साथ हमें कपड़ा भी चाहिए, कपड़ा के साथ मकान भी चाहिए, मकान के साथ हमें शिक्षा भी चाहिए, और शिक्षा के साथ हमें दवा भी चाहिए, चिकित्सा भी चाहिए, और साथ में और भी सामाजिक कार्य। समाज में रहना तो और भी बहुत से सामाजिक कार्य हैं। जैसे किसी के मुंडन संस्कार, विवाह में सम्मिलित होना, तो वहाँ तो कुछ देना पड़ेगा। किसी बहुत घनिष्ठ की तबीयत खराब हो जाए, उस जगह में हमें पहुंचना है, तो कुछ तो मदद करना पड़ेगा। उन्हें सामाजिक कार्य हैं, ठीक है। तो अब बताइए, हमारी इनकम तो सीमित है। इस सीमित साधनों को हम किस प्रकार खर्च करें कि हमारी सभी आवश्यकताएं भी पूरी हो और हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई विशेष प्रभाव न पड़े, ठीक ना। तो इस चीज का ज्ञान हमें अर्थशास्त्र के माध्यम से ही होता है। इसलिए पहला अर्थशास्त्र का महत्व है उपभोक्ता के लिए महत्व। दूसरा है उत्पादकों के लिए महत्व। सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोड्यूसर। जो उत्पादन करता है, जो उत्पादन करने वाले हैं, ठीक ना, उनका बस एक एम होता है कि साधन हमारे पास जो हैं, उस साधन को न्यूनतम लागत पे हम अधिक से अधिक लाभ कमा सकें, ठीक ना। मतलब जो भी साधन मेरे पास अवेलेबल हैं, उस साधन से हम उचित साधन का उपयोग करके कम मात्रा में, कम लागत पर किसी वस्तु का उत्पादन करें और अधिक से अधिक लाभ कमा सकें। इसलिए इस कार्य के लिए अर्थशास्त्र ही एक विशेष सहायता करता है, जिससे उत्पादकों को विशेष अवसर मिलते हैं और वे अपने लागत व्यवहार को संतुलित कर सकते हैं, और लागत व्यवहार को संतुलित करते हैं, जिसके माध्यम से वे कम लागत पर अपने पास उपलब्ध साधनों का अधिकतम प्रयोग करके अच्छे से अच्छे उत्पादन करने में सफल होते हैं, ठीक है, जिससे उन्हें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होता है। और दूसरा लाभ है उत्पादकों के लिए लाभ। अगला है श्रमिकों के लिए लाभ। सिग्निफिकेंस फॉर वर्कर। जो श्रमिक वर्ग हैं, जो काम करने वाले श्रमिक हैं, उनको क्या लाभ है। उनको लाभ ये होता है कि वे अर्थशास्त्र के माध्यम से अपनी न्यूनतम मजदूरी, ठीक, और श्रम संबंधित समस्याओं का जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसके कारण से वे अपने दैनिक मजदूरी की मांग अपने संस्था से कर सकते हैं, जिससे उन्हें
उचित मजदूरी प्राप्त हो सके और वे अपनी मजदूरी का से अपने जीवन यापन को सरल बना सकें। अगर कहें आदर्श मजदूरी के लिए सीमांत उत्पादकता नियम को आधार बनाया जाता है इसमें, ठीक ना, ताकि आदर्श मजदूरी दिया जाए जिससे हर श्रमिक संतुष्ट हो या इसका निराकरण अर्थशास्त्र के माध्यम से होता है। ये तीसरा लाभ है, तीसरा महत्व है अर्थशास्त्र का। चौथा महत्व है कीमत के निर्धारण के लिए महत्व। किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण वहाँ होता है जहाँ मांग एवं पूर्ति क्या हो, बराबर हो। मांग एवं पूर्ति का बराबर होने की कंडीशन का निर्धारण करने के लिए हमें अर्थशास्त्र का ही जरूरत पड़ेगा और अर्थशास्त्र इसमें बहुत मदद करता है, ठीक ना। जैसे सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर हो, ठीक ना, सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर हो, तब जाके हम ये कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण सही तरीके से किया जा रहा है। तो इसलिए कीमत निर्धारण के लिए महत्व क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र की ही देन है और ये अर्थशास्त्र के माध्यम से ही संभव हो सकता है। अगला है वितरण की समस्या के हल के लिए महत्व। थिंग्स फॉर सॉल्विंग द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को किस तरह आदर्श आय बनाया जाए, किस तरह से राष्ट्रीय आय का वितरण किया जाए कि देश की अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से राष्ट्रीय आय का वितरण हो और सभी समस्याओं का निराकरण किया जा सके, ठीक ना। इसका अध्ययन भी हम अर्थशास्त्र के माध्यम से ही करते हैं, ठीक ना। इसलिए वितरण की समस्या के हल के लिए भी महत्व ये है, अर्थशास्त्र का ही महत्व है कि राष्ट्रीय आय का हम सही तरीके से देश की सभी समस्याओं के निराकरण में किस तरह प्रयोग कर दें कि देश की अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, ठीक ना। क्योंकि राष्ट्रीय हमें पहले ही पता है साधन सीमित है, आवश्यकताएं अनंत है। तो राष्ट्रीय आय क्या होगा, सीमित होगा, ठीक ना। राष्ट्रीय आय क्या होता है, देश को, ठीक ना, विभिन्न मदों से प्राप्त होने वाली आय, ठीक ना, जैसे इनकम टैक्स हो गया, सेल टैक्स हो गया, उसके बाद से टोल टैक्स हो गया, इस सब चीज़ों से मिलाकर जो आय देश को प्राप्त होता है वो तो क्या कहता है, राष्ट्रीय आय कहता है। इस राष्ट्रीय आय को किस तरह से प्रयोग करें कि हमारी राष्ट्रीय समस्या का निराकरण हो सके, इसके बारे में जानकारी हमें अर्थशास्त्र के माध्यम से मिलती है। इसलिए ये 5 लाभ हैं। अर्थशास्त्र के 5 लाभ को हमने देखा, ठीक है। आशा करते हैं ये लाभ आपको महत्व समझ में आए होंगे। आइए अब चलते हैं हम एक छोटी सी चीज़ें देखते हैं, आर्थिक क्रिया एवं अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया व अनार्थिक क्रिया को जानने से पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं मानवीय क्रिया क्या होती है। अब मानवीय क्रिया जब जानेंगे तो मानवीय क्रिया में ही तो आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया आएगी। एक बार इसको आप देख लें। सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया नहीं, मानवीय क्रिया लेंगे सबसे पहले, मानवीय क्रिया। अब अर्थशास्त्र की भाषा में लिखा जा रहा है कि मानवीय क्रिया क्या है। मानवीय क्रिया वह क्रिया है
जिसको करने से मनुष्य को क्या करे, आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति हो और कुछ अर्न हो उसे, ठीक ना। जैसे हमें भूख लगा, हमें भोजन करेंगे तो हमें एनर्जी मिलेगा, हमें संतुष्टि मिलेगी। हमारे पास पैसे की कमी है, हम कुछ जॉब करेंगे, जॉब करके पैसा अर्न करेंगे तो हम अपनी आवश्यकता को पूरा करेंगे। एक ऐसा मानवीय क्रिया है कि किसी की सेवा करते हैं, सेवा करके हमें संतुष्टि प्राप्त होती है, ये भी मानवीय क्रिया है, ठीक ना। अब आइए इसको हम लिखते चलते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, लिख लेते हैं। मानवीय क्रिया, मनुष्य के द्वारा की जाने वाली वे सभी क्रियाएं जिससे मनुष्य को संतुष्टि प्राप्त हो वे मानवीय क्रिया कहलाती है। अब देखिए, मानवीय क्रिया मेरे दो प्रकार की होती हैं, ठीक ना। मानवीय क्रिया में दो प्रकार की होती है। पहला होता है इकोनॉमिकल एक्टिविटी और दूसरा नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। पहला होता है आर्थिक क्रिया, पहला होता है आर्थिक क्रिया, वह क्रिया जिसके करने से मनुष्य को अर्थ अर्थात धन की प्राप्ति हो, वह क्या कहलाएगा, आर्थिक क्रिया कहलाएगा। वे क्रियाएं जिसको करने से मनुष्य को धन की प्राप्ति हो, आर्थिक क्रिया कहलाती है। आर्थिक क्रिया कहलाती है। एक क्रिया जिसको करने से मनुष्य को धन की प्राप्ति हो, वह क्या कहलाती है, आर्थिक क्रिया कहलाती है। जैसे क्या कहते हैं, एक डॉक्टर एक मरीज का इलाज करता है, वो क्या कहलाएगा, आर्थिक क्रिया है। फिर कुछ धन, एक अध्यापक किसी को पढ़ा रहा है, किसी बच्चे को, उसके बदले में उसको धन मिल रहा है, वह क्या है, आर्थिक क्रिया है, ठीक है। कंपनी उत्पादन कर रही है, उत्पादन को बेच रही है, वो क्या, आर्थिक क्रिया है। ये सारी चीज़ें क्या आर्थिक क्रिया के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक। और दूसरी चीज़ है अनार्थिक क्रिया। दूसरा है अनार्थिक क्रिया, वे क्रिया जिसको करने से धन की प्राप्ति न हो। जैसे एक डॉक्टर अपने घर में किसी का इलाज करेगा तो उसके बदले में उसे धन की प्राप्ति नहीं होगी, ठीक। हम किसी की सेवा भाव कर रहे हैं, सेवा भाव से किसी की मदद कर रहे हैं, तो वहाँ में धन की प्राप्ति नहीं होगी, वो क्या होगा, आर्थिक क्रिया होगी। लेकिन हमें संतुष्टि मिली, अगर सेवा करने से संतुष्ट हैं हम, तो क्या है, मेरे लिए आर्थिक क्रिया है, ठीक है। तो लिख सकते हैं, वे क्रियाएं जिसको करने से मनुष्य को
धन की प्राप्ति नहीं होती है अनार्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। और अनार्थिक क्रिया कहलाती है। अब एक प्रश्न बनता है, क्या एक आर्थिक क्रिया अनार्थिक क्रिया हो सकती है? हाँ, एक आर्थिक क्रिया अनार्थिक क्रिया हो सकती है। क्यों हो सकती है? उसका रीजन है, अगर एक अध्यापक अपने घर में अपने बच्चे को पढ़ाता है, उसके बदले में उसे धन की प्राप्ति नहीं होगी, ठीक है, जबकि वही अध्यापक किसी दूसरे के बच्चे को पढ़ाता है, उसके बदले में उसे धन की प्राप्ति होगी, तो क्या यहाँ दो एक ही क्रिया आर्थिक अनार्थिक नहीं दिख रही है? ऐसे बहुत से एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं कि एक आर्थिक क्रिया अनार्थिक क्रिया हो सकती है, ठीक ना। तो इस तरह से हम मानवीय क्रिया और आर्थिक क्रिया अर्थशास्त्र के महत्व को इस वीडियो में देखें। अगले टर्न पे हम अगले टॉपिक को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य।